अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? सब खैरियत है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये न्यू सिलेबस है 9th क्लास का। इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं। ये चीज़ें हम पीछे 5 क्लास, 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास में ये पढ़ते आए हैं कि हम वेरिएबल्स को या इंटीजर्स को किस तरह से लेकर चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, तो फाइंड 3 इंटीजर्स। अब प्यारे बच्चों, होता ये है कि आपके पास उन्होंने नाम लिखा है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने देने हैं। इंटीजर्स वो हैं कि जिनके साथ पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। और कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं, कंसेक्टिव से मुराद है कि यके बाद दीगरे, कि इनमें कोई गैप नहीं आएगा। एक लफ्ज़ है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, कि ये लफ्ज़ लगातार चलते जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि अगर हम 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेते हैं तो हम लेट करते हैं कि जी हमने फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास x इज़ इक्वल है और x प्लस 1 है और फिर उसके बाद x प्लस 2 है। ये हमारे पास पहला इंटीजर हो गया, ये हमारे पास दूसरा इंटीजर हो गया और ये हमारे पास तीसरा इंटीजर हो गया। ठीक है बेटा। अब इन तीनों इंटीजर्स को जब हमने ले लिया है तो अब ऊपर आप अपने क्वेश्चन की तरफ आओ। वो कहता है द सम ऑफ 3 इंटीजर्स। आपने 3 इंटीजर्स तो ले लिए, लेकिन अब उनका सम भी लेना है। तो सम से मुराद क्या होती है बेटा? आप हर जगह पे करते आए हो, तो हम करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन, कि जो सवाल की सूरत हाल है उसके मुताबिक जब हम चलते हैं तो क्या आता है बेटा कि x जो हमारा पहला इंटीजर था उसको हमने जमा किया दूसरे इंटीजर्स में जो x प्लस 1 था, फिर उसको हमने जमा किया x प्लस 2 में जो हमारा तीसरा इंटीजर था, और इन तमाम का सम किसके बराबर था? 42। वो जो पहले बता रहा था कि ये 42 के बराबर है। अब ये 42 के इज इक्वल आ गया। अब देखो, ये देखो कि इसमें ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। हम क्या करते हैं, हम इन तीनों वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक साइड पे लिख देते हैं। जब इन तीनों वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक साइड पे लिखते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि ये 3 वेरिएबल इकट्ठे हो जाते हैं और जो कांस्टेंट नंबर थे जिसमें 1 और 2 था, इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, होता ये है कि ये 1 वेरिएबल, 2 और 3, अब इनके साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके साथ कोफिशिएंट 1 होगा, और जिनके साथ 1 कोफिशिएंट होता है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा? 3x के। ठीक है, वेरिएबल साथ आ गया, और 1 प्लस 2 किसके बराबर हो गया? 3 के। अब बच्चों ये देखो कि अब वैल्यू शिफ्टिंग की तरफ आ जाते हैं। देखो कि इधर 3 था हमारे पास और इधर 42 था। ये 3 इधर प्लस का है तो हम इसको यहाँ से शफल ऐसे करवाएंगे, तो ये देखो बच्चा कि ये 42 में से 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन था, तो अब ये इधर आके माइनस हो गया। तो जब मेरे बच्चे 42 में से 3 माइनस होगा तो जाहिर सी बात है वो 39 आ जाएगा, और इधर बच गया 3x। अब 3x है। अब ये देखो, ये 3 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करके जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों कि 39 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो 3 1 दा 3 हो जाएगा, और 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9। अब बेटा 3 का टेबल तो सबको आता होगा, तो ये हमारे पास जो डिजिट बनेगा वो 13 बन जाएगा। अब देखो x हमारे पास 13 आ गया। अब देखो अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमने पहला वेरिएबल देखा था या पहला इंटीजर देखा था, हमने लेट किया था x है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास वो 13 आ गई। तो इसका मतलब है कि पहला इंटीजर हमारे पास क्या था? x, और उसकी वैल्यू आ गई 13। दूसरा इंटीजर हमने लेट किया था x प्लस 1, तो x की जगह पे 13 आ गया और 1 वैसे, तो 13 प्लस 1 14 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक समझ आ गई सबको?
अब उसके बाद तीसरा वेरिएबल हम देखते हैं, तीसरा इंटीजर कि x प्लस 2 था तो 13 प्लस 2 हुआ तो हमारे पास ये 15 हो गया। तो हमारे पास जो हमारे 3 इंटीजर्स थे वो हमारे पास आए 13, 14 और 15। तो ये था हमारे बच्चों पहला क्वेश्चन इसका, उसमें एक्सरसाइज 1.3 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कहता है, लेकिन ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है कि ये हमारे पास ये ट्रायंगल आ गई है तो अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये छोटी सी बात है, आपने एक थ्योरम फार्मूला पढ़ा होगा एरिया का, जिसमें हम ट्रायंगल के एरिया फाइंड करते थे, ठीक है। तो वो अभी हम वो फार्मूला लगाएंगे और अपना वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि द डायग्राम शोज़ राइट एंगल्ड, ठीक है, कि ये डायग्राम है कि राइट एंगल्ड है, ठीक है। ये इसमें 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, ये राइट एंगल्ड आ गई। तो इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, यानी कि इसका ये जो एक साइड है ए सी बनती है, उसकी लेंथ उसने बताई है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर उसके आगे। और एरिया वो बताता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस अंडर रूट 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जारी सी बात है, एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आता है, ठीक है। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आएगा तो वो जारी सी बात है स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, और इसको लिखना कैसे है कि इन द फॉर्म ऑफ ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे वो फिर कहता है कि ए और बी इंटीजर्स हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या इसके सॉल्यूशन में, देखो कि हमारे पास एक साइड उसने दी हुई है, ट्रायंगल है, इंटीजर है, यानी कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने दिया हुआ है कि 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो कि एक साइड तो हमारे पास मालूम नहीं है, ए बी की साइड है। यहाँ पे ये देखो इस साइड की लेंथ जो है वो हमें उसने नहीं दी हुई, वो ये कहता है कि आपने इस साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो वो ए बी हमने मालूम करना है, दूसरी साइड उसने हमें दी हुई है कि ए सी इज़ इक्वल है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 के, और एरिया भी उसने हमें दिया हुआ है कि 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब बच्चों आपने वो 7th क्लास में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ, यानी कि 1/2 इंटू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाता है, या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास एक साइड थी ए बी, वो हमने रख दी, दूसरी साइड थी ए सी, वो हमने लिख दी। जैसे ये देखो ये ए बी है और ये ए सी है, तो ए बी और ए सी और हाफ आ गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने हमें खुद कहा हुआ है कि 1/√15 के बराबर है, ये हमने लिख दिया। अब 1/2, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी। अब ए बी की तो वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ उतर आएगा नीचे साथ में ए सी की वैल्यू नीचे उतरेगी √3 प्लस √5। अब देखो बच्चों कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर डिवाइड कर रहा है 1 के साथ, तो ये 2 जब इधर जाएगा दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा। जारी सी बात है, एक कॉमन सा असूल है कि जो चीज़ एक साइड पे डिवाइड होती है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करती है, और अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई करती है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है। तो बच्चों होगा ये कि ये इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो अब ये देखो ये 2 और इंटू 1 प्लस √15 हो गया, और इधर हमारे पास बचा ए बी मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5। अब ये देखो बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन है हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है वो डिवाइड होती है, और जो डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई कर जाती है। तो ये इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड कर गया। यहाँ तक बच्चों समझ आ गई मेरे। अब आगे आओ, ये देखो 2 और 1 प्लस √15 ओवर है 3 प्लस √15,
इज इक्वल है ए बी के। अब देखो हमने 1.2 में क्वेश्चंस किए थे कि जब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया था, याद आ गया ना सबको? वो हमने कैसे किया था कि हमने इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट लिए थे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया था। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया, एक दफ़ा डिवाइड करवा दिया, तो वो अगर आपस में कट जाएं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो हम अपने क्वेश्चंस को फर्दर आगे हल कर लेंगे। अब होगा क्या हमारे पास, अब ये 3 अंडर रूट, पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इस 2 को कंबाइन कर लेंगे, तो 2 1 दा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 15 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो कि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा 3 अंडर रूट से, और -5 अंडर रूट से भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये देखो कि 2 ने 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 3 आ गया, फिर इस 2 ने इस 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 5 अंडर रूट आ गया, ठीक हो गया बच्चा। अब ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस हो गया, 2 अंडर रूट 15 था और ये अंडर रूट में 3 था। अब ये देखो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट सेम हो जाएगा, और 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद अब ये 2 अंडर रूट 15 और ये 5, तो ये 2 अंडर रूट 15 से जब ये 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी उसी कानून के तहत हो जाएगा कि अंडर रूट सेम हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 45 हो गया। 45 कैसे हो गया कि 13 ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया, और 15 ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 हो गया। यहाँ तक ठीक हो गया मेरे बच्चों। अब आगे आ जाओ। अब देखो ये इनमें से, ये देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इन तमाम में 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 बच गया, प्लस अंडर रूट 45 बच गया, और माइनस का अंडर रूट 75 बच गया। अब ये देखो बच्चों, ये 2 था नीचे, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास नीचे माइनस का 1 बच गया। अब ये देखो ये 3 अंडर रूट है, माइनस 5 अंडर रूट है, 45 अंडर रूट है, और प्लस 75 अंडर रूट है। अब ये 75 को जब इसके हम फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो देखो बेटा कि 25 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 45 था तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये देखो कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो हम इनको अंडर रूट से बाहर ले आएंगे, तो ये जो 9 था अंडर रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा, और 25 अंडर रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा। अब देखो कि अंडर रूट के अंदर ये भी 3, ये भी 3, ये 5 और ये 5 सेम सेम होगी ना वैल्यूज़। अब इनको हम आगे हल करेंगे जब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 3 अंडर रूट और ये -5 अंडर रूट 3 इसको इकट्ठा कर लेंगे, और ये 3 5 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट इसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। जब इनको इकट्ठा किया तो ये देखो बच्चों कि 5 माइनस का है तो इसके साथ 1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 आ गया, इधर प्लस माइनस हुआ तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आ गया। अब ये नीचे 1 था, अब ये नीचे जारी सी बात है ये इसके साथ भी डिवाइड कर रहा है, इसके साथ भी डिवाइड कर रहा है। अब 1 खाली हो पॉजिटिव का तो वो डिवाइड करे तो कोई वैल्यू नहीं आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइंस सेम रहते हैं। लेकिन अब ये नीचे माइनस था तो जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो ये माइनस इस माइनस से कटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आएगी वो देखो बच्चों कि जो उसने शुरू में हमें कहा था कि हमने वैल्यू लिखनी है इस तरह से, ये देखो ए अंडर रूट 3 प्लस 5b अंडर रूट 5, तो ये देखो मेरे बच्चों ये उसी तरह से वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आई 4 अंडर रूट 3 और -2 अंडर रूट 5 आ गई, ठीक हो गई मेरे बच्चों जी। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 होगा, एक्सरसाइज 1.3 जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी।
इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √15, ये मीटर उसका यूनिट आ गया, एंड 5 - 4√2 मीटर उसका यूनिट आ गया। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b√2 वेयर a एंड b आर इंटीजर। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला जो हमने अभी उसका किया है ट्रायंगल का। अब देखो इसके जब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो जब क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का क्या होता है कि ये लेंथ हो जाती है और ये विड्थ हो जाती है, ठीक है। तो जब ये लेंथ आ जाती है और ये विड्थ आ जाती है तो हम इसको किस तरह से करते हैं कि इस लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो तब जाके हमारे पास एरिया आता है रेक्टेंगल का। तो देखो वन साइड हमारे पास उसने था कि 2 + √15 है, 18 है, ये हमने वन साइड यानी कि ये हमने लेंथ रख ली, और विड्थ उसकी जो सेकंड साइड थी वो हमने कहा जी 5 - 4√2 आ गया, ये हमारे पास विड्थ आ गई। अब देखो बेटा इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया किसके बराबर होता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि L यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, ठीक है। अब लेंथ की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और विड्थ की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हमने जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये देखो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 2 और ये 5, ठीक है बच्चे। अब होगा क्या, इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये देखो ये 18 जो है, अब इनको थोड़ा सा ना हम पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 18 क्या है हमारे पास, 18 को जब हम इसके हिस्से में तोड़ते हैं तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है, तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हमने इस 3 को देखो बच्चों ये 9 था तो 9 का स्क्वायर हुआ 3, तो ये 3 अंडर रूट से बाहर आ गया। इस तरह से ये 4 ही लिखा हुआ था, तो इस 4 को भी हमने इसके 2 के 2 दा 4 हो गया। अब ये 2 इधर आ गया। अब ये देखो कि अगर हम एक कानून की तरफ जाएं तो एक कानून होता है कि a/√a, तो ये बराबर होता है √a के। तो ये जो ऊपर वाला a है ना ये ख़त्म हो जाता है, ये a/√ ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये भी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से होता है, क्योंकि ये देखो a के जो अंडर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2 और a की पावर होती है 1। तो जब ये ऊपर जाके यानी ये देखो 1 - 1/2 होता है ना, तो हम इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 1/2 आता है। तो इसलिए हम इसको करते हैं कि ये a जो था a/√a, तो वो ऊपर जाके √a हो जाता है। इसी कानून को मद्देनज़र रखते हुए कि 2/2 अंडर रूट, तो ये बराबर हो गया 2 अंडर रूट के, ठीक है बेटा। अगर इस कानून की समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, मैं इसको दोबारा आपको ये कानून जो है ना वो समझाने दूँगा, ठीक है। उसकी एक अलग से वीडियो छोटी सी बना के हम अपलोड कर देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कानून किस तरह से काम करता है। अब ये देखो तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू आ गई कि 2 + 3√2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2√2 आ गया। अब इसको करते कैसे हैं, 2 ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, और 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और √2 वैसे का वैसे आ गया। अब ये 3 √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 √2 हो जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6, और √2 वैसे का वैसे उसके अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो √2 का मतलब था ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर √ से कैंसिल, तो इसमें होगा क्या कि ये हमारे पास आएगा। अच्छा बच्चों ये हुआ, ये देखो ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया √ से, अब ये बचा गया 2, और 2 ने 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब ये देखो 2 6 का मल्टीप्लाई होगा 2। अब ये देखो ये 2 का √ है और ये 2 का √ है, ठीक है। अब ये देखो ये 15 है ये 4 है, तो ये √ तो दोनों का सेम था, ये सेम हो गया, और 15 अब ये -4 और +15 और √2 हो गया। अब ये देखो ये आपकी सहूलत के लिए मैंने लिखा है कि आपको पता चल जाए कि ये काम क्या हुआ है।
तो प्लस का 11√2 बच गया हमारे पास। अब ये देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया माइनस का 12, और ये 10 था प्लस का, तो अब ये देखो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो -12 + 2, ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2 बच गया, और ये 11 का √2 वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये बेटा हमारे पास एक स्क्वायर आ गया उसका रेक्टेंगल का, क्या आ गया, -2 + √11 का और √2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास चीज़ें सारी आ गई। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। क्या आपने 2 नंबर मालूम करने हैं। अच्छा, वो कहता है कि 2 नंबर आपने लिखने हैं कि जिनको आप जमा करो तो 68 आ जाए, और अगर माइनस करो उसमें से तो वो 22 बच जाए। तो देखो बेटा, हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास जो 2 नंबर हैं वो x और y हैं, ठीक है। अब x + y = 68 के, ये हमने उसकी पहली कंडीशन देख ली कि जो सम करके 68 आ जाए, और दूसरी कंडीशन में वो क्या कहता है कि जी दोनों का डिफरेंस हो जाए, यानी कि दोनों को माइनस कर दिया जाए, तो x - y = 22 के। अब ये हमारे पास हुई इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। अब अच्छा सिंपल सी बात है, ये अलजबरा में हम 7वीं 8वीं क्लास में भी करते रहे हैं कि ये होता क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये देखो ऐड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो x + y = होगा 68 के, और x - y = होगा 22 के। तो जब हम इनको दोनों को जमा करेंगे, ये देखो ये इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट 1 था, तो 1 और 1 2x हो गया, और ये +y -y दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये दोनों जमा हो गए। हमारे पास 8 + 2 9 10 हो गया, तो 1 कैरी चला गया, तो 1 ने 7 और 8 और 9 हो गया। तो अब ये देखो बच्चों कि 2x = 90 के, तो अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हुआ, जब ये इधर आके डिवाइड हुआ तो 90/2 हो गया, तो 2 4 दा 8 और 1 कैरी इधर गया तो 10 और 2 5 दा 10 हो गया। तो अब हमारे पास x किसके बराबर आया, 45 के, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हमारा वेरिएबल आ गया, यानी कि एक नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर लेने के लिए हम सिंपल सी बात है कि जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है, तो x + y = 68 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई थी, 45 + y, तो हमने इस 45 में ऐड किया, तो 45 इधर प्लस का था, तो जब इधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो माइनस का होगा। तो वो देखो y = हो जाए 68 - 45 के, तो हमारे पास y = क्या आ जाएगा, 68 में से 45 माइनस करो तो क्या बचता है, ये देखो बेटा 8 में से 5 माइनस करो तो 3 बच गए, 6 में से 4 माइनस करो तो 2 बच गए, तो ये हमारे पास 23 आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो उसने 2 नंबर ही मांगे थे ना, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर आ गए, एक नंबर आ गया 45 जो x हमने कहा था, और एक नंबर आ गया 23 जो हमारे पास y बराबर था। जी तो बच्चों, अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है द वेदर ऑफ द लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। लाहौर का मौसम बड़ा गर्म हो गया, ठीक है, जो आमतौर पर नहीं होता। क्या हो गया जी, 2024 में लाहौर का मौसम हो गया जी, कितना चला गया जी, थोड़ा सा गर्म हो गया, और हाई कितना चला गया, 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वो कहता है हमने इसको फ़ारेनहाइट में बताना है, ठीक है, कि टीवी न्यूज़ में ये बताया गया कि जी 48 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इस 48 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में शो करना है, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला बेटा उसने ये बताया हुआ है, ये एक जर्नल सा फार्मूला है कि फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32 के, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। हमने करना क्या है कि टेम्परेचर हमारे पास था 48 डिग्री सेल्सियस में,
ठीक है। फार्मूला ने जो कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में, वो किसके बराबर होता है? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 के, ठीक है। अब ये देखो, अब हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू थी ना, वो उसने खुद बताई हुई है 48 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वो कहता है कि जी फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 के मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। अब जब 5 को 48 के साथ, 48 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 9.6, तो वो 9.6 आ गया, ठीक है। तो 9.6 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा हमारे पास 86.4 आ जाएगा, और 32 एज इट इज़ वैसे चलता आएगा। तो जब इसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डिग्री फ़ारेनहाइट बचेगा वो बच जाएगा 118.4, यानी कि 118.4 फ़ारेनहाइट था। अच्छा जी बच्चों जी, अब ये हमारे पास आ गया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सम ऑफ द एजेस, ठीक है। वो ये कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72। 6 ईयर अगो फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन, तो व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो। कि 6 साल पहले अगर बाप और बेटे की उम्र को जमा किया जाए तो वो 72 साल बनती है। तो 6 साल पहले बाप की उम्र क्या थी? वो बेटे के 2 गुना थी। तो अब हमने बताना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी और 6 साल पहले बाप की उम्र क्या थी। तो हम लेट करते हैं कि फादर्स एज इज़ इक्वल है एक्स के और सन्स एज इज़ इक्वल है वाई के, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो कहता है कि जी बाप की और बेटे की उम्र को जमा करो, यानी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल है 72 के, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी उसकी सूरत हाल ये है कि वो कहता है 6 साल पहले अगर हम बात करें तो x माइनस 6 वो 2 गुना थी बेटे के, ठीक है, y माइनस 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखो 2, अब जारी सी बात है ये 2 गुना थी तो 2y और माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये x माइनस 6 रहा। अब इसको इकट्ठा करो तो कैसे करेंगे हम? ये देखो ये -6 है तो इधर जाके 6 प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का 2 था तो इधर माइनस का 2 हो गया आगे। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 6 माइनस हुए तो माइनस का 6 बच गया, क्योंकि अब आपको पता है कि जो वैल्यू होती है या जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू का आता है। तो 12 बड़ा था तो माइनस का 6 आ गया। अब ये देखो कि पहली हमारे पास जो इक्वेशन हमने बनाई थी, जो पहली कंडीशन थी x प्लस वाई इज़ इक्वल है 72 के, और दूसरी कंडीशन हमारे पास बची है जी x माइनस 2y इज़ इक्वल है -6 के। ये हमने दूसरी कंडीशन बना दी। हम कहते हैं कि जी इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो होगा क्या? जब माइनस होगी तो दूसरी की सारी वैल्यूज साइंस चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये x और x तो आपस में कैंसिल हो गए, ये बचा y और y, तो प्लस और प्लस तो 3y और 3y हो गया, यानी कि 2 और 1 3y हो गया, और 72 में से 6 ऐड किए तो 78 हो गए। अब देखो बच्चों ये y इज़ इक्वल है 78/3, यानी कि 3 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हुआ तो 3 2 दा 6 हो गया और 1 कैरी इधर गए तो 18 और 3 6 दा 18। तो हमारे पास y बच गया जी 26 के। हमारे पास y किसके बराबर आ गया? 26 के। अब x प्लस वाई था 72 के, तो x में अब बेटे की उम्र आ गई, यानी कि y हमने बेटे को लेट किया था ना, तो बेटे की उम्र आ गई 26। तो 26 में से 72 में से अब ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, तो 72 में से 26 माइनस करो तो 46 आ गया, तो बाप की उम्र आ गई 46। अब वो उसकी सेकंड कंडीशन पे जाते हैं कि वो कहता था कि 6 साल पहले क्या उम्र होगी। तो 6 साल पहले उम्र थी x माइनस 6, तो यानी कि 46 माइनस 6 तो 40 ईयर थी, और बेटी की उम्र 20 थी, यानी कि 26 में से 6 माइनस करो तो वो 20 पे आ जाता है, ठीक है बेटा। ये देखो समझ आ गई। तो ये
बेटे की उम्र थी 20 साल, ठीक है, और बाप की उम्र थी 40 ईयर्स, 40 साल, ठीक है जी। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। मिराज बाउट अ टॉय ऑफ ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, किसी का जो फ़ायदा या मुनाफा निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस उसने खुद बताई हुई है 1500 है, और सेलिंग प्राइस उसने हमें बता दिया है वो भी 1520 रुपये है। तो सबसे पहले तो हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, ठीक है बेटा। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस थी, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हमने माइनस कर दिया है, तो वो हमारे पास 20 बच गया, ठीक है, 20 उसका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में लेके जाना है, तो उसका फार्मूला होता है आपका प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 जो है ये आपका परसेंटेज को शो करने के लिए आता है। तो ये देखो प्रॉफिट हमारे पास 20 था, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 15 थी, तो ये देखो ये 2 से कट गए, हमारे पास बचे 15 और ऊपर बचे 20, तो 5 थी 15 और 5 के 20, हमारे पास 4/3% आ गया। तो जब 4/3% को हम परसेंटेज में लेके आएंगे तो ये फ्रैक्शन में हम करेंगे तो ये 1.3 डेसिमल में आके 1.33% आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखो वह एनुअल इनकम है तैयब की 9,60,000 है, जबकि एग्जाम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 है। एग्जाम्प्टेड अमाउंट है कि जो वो रकम किसी को दे देता है अपनी एनुअल रकम में से, यानी कि 9,60,000 में से वो 1,30,000 माइनस कर देता है, तो फिर बाकी की जो बची है रकम उसके ऊपर वो उसका जो प्रॉफिट रेट है वो जो टैक्स अदा करता है वो *75% है। तो हमने करना क्या है कि हमने उसका टैक्स मालूम करना है कि होगा क्या। सिंपल सी बात है बेटा, ये उसकी एनुअल अमाउंट थी, ये उसकी एग्जाम्प्टेड अमाउंट थी, तो 9 लाख और जो टैक्स रेट कितना था वो हमारे पास 0.75 था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम पहले नेट अमाउंट निकालेंगे। नेट अमाउंट क्या आएगी, 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 8,30,000, ठीक है। 8,30,000 को हम सिंपल सी बात है 0.75 के साथ परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स अमाउंट आ जाएगी। तो ये 8,30,000 ज़रब ये परसेंटेज ख़त्म होगा तो उसकी जगह पे 100 आ जाएगा। ये 20 इस 20 से कट गए तो हमारे पास पीछे बच गया 8300 रुपया। और अब इसका परसेंटेज का अब देखो पॉइंट का 1 ला जाएगा और आगे 2 डिजिट थे 2 डिजिट थे तो उसका 2 0 आ गया, हमने वो लगाए 2 0, फिर 2 0 से कट गए, ठीक है। तो ऊपर बचा 75 और साथ में बच गया 83, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाता है 6,225 रुपये। यानी कि तैयब ने जो एक साल में इनकम टैक्स पे किया था वो 6,225 रुपये पे किया था, ठीक है बेटा। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, ठीक है, और वो भी सिंपल सा है दोनों का। देखो ये मार्कअप हमने फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप है, 3,75,000 कीमत है। अच्छा जी बच्चों ये देखो हमारे पास फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%, तो कंपाउंडेड एनुअली के एक साल के ऊपर अगर 14% के हिसाब से मार्कअप दिया जाए या किसी को प्रॉफिट दिया जाए तो वो कितना बनेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है बेटा, अमाउंट आपके पास 3,75,000 है, ठीक है, और रेट कितना है जी 14%, और ड्यूरेशन कितना है टाइम का वो 1 ईयर है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला बनता है कंपाउंड मार्कअप का कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय रेट। तो प्रिंसिपल का P, टाइम का T और रेट का R। प्रिंसिपल आपके पास आ गया 3,75,000, टाइम आपके पास आ गया 1 और रेट आपके पास आ गया 14%, ठीक है बेटा। तो अब जब इसको इकट्ठा करोगे आप तो ये क्या करेगा, ये देखो 14% का 14% का फ़ीसद ख़त्म हुआ तो 100 आ गया, 1 ने 14 से ज़रब किया तो 14 ही रह गया,
ठीक है, ये 2020 से कट गए तो 14 ने 3,37,50,000 के 14 के साथ ज़रब करो तो ये देखो ये 52,500 रुपया हमारा कंपाउंड मार्कअप बनेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आखिर वाला। तो ये 52,500 रुपया हमारा कंपाउंड अब बनेगा मार्कअप। तो ये था बेटा आज की एक्सरसाइज। अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दूसरी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।